कभी सोचा है कि हम स्कूल में पता नहीं 15 कभी कभी तो 20 साल बिता देते हैं। हम बीजगणित सीखते हैं, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले रटते हैं, इतिहास उसकी तारीखें याद करते हैं, लेकिन पैसे के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं सिखाता। निवेश कैसे करना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं, या इस 9 to 5 के जाल से बाहर कैसे निकलना है, ये सब हमारी पढ़ाई का हिस्सा क्यों नहीं है? ये सवाल ही अपने आप में इतना बड़ा है। ऐसा लगता है जैसे हमें एक बहुत बढ़िया कार चलाना तो सिखा दिया, लेकिन पेट्रोल कहाँ से आएगा या गाड़ी की सर्विसिंग कैसे होगी ये बताना ही भूल गए। बिल्कुल सही कहा। और आज हम इसी सवाल के आसपास घूमने वाली एक किताब पर एक गहरी और खुलकर चर्चा करेंगे। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की पैसे को लेकर सोच पर एक हथौड़े की तरह चोट की है। रिच डैड पुअर डैड। हाँ, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उस पूरी मानसिकता को चुनौती देती है जिसके साथ हम बड़े होते हैं। और आज के इस विश्लेषण का मकसद सिर्फ किताब के आइडियाज को दोहराना नहीं है ना? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दो अलग अलग मानसिकता वाले पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाते हैं और उसका उनकी जिंदगी पर क्या असर होता है। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी देखेंगे कि क्या ये किताब, जो अब लगभग 30 साल पुरानी हो चुकी है, आज के दौर में खासकर भारतीय माहौल में उतनी ही काम की है, या ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगने वाली बातें हैं। फिर इसे खोलते हैं। कहानी का जो आधार है वो बहुत दिलचस्प है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनकी परवरिश दो पिताओं के साये में हुई। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी की डिग्री थी उनके पास और एक अच्छी सम्मानित सरकारी नौकरी करते थे। उनका जीवन का मूल मंत्र था, खूब मेहनत से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में सेफ जॉब मिल सके। बिल्कुल, सुरक्षित और स्थायी नौकरी। ये सलाह सुनने में बहुत जानी पहचानी लगती है ना? अरे ये तो लगभग हर भारतीय मिडिल क्लास परिवार का राष्ट्रगान है। हमारे माता पिता की चिंता हमेशा इसी बात को लेकर रहती है कि बच्चे को एक सेफ जॉब मिल जाए। उनके लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी। और देखा जाए तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था। उस दौर में यही सबसे भरोसेमंद रास्ता माना जाता था। एकदम। और फिर कहानी में आते हैं दूसरे पिता, जो असल में उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड या अमीर डैड कहते हैं। अच्छा। वो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन उनमें बिजनेस की और पैसे की एक जबरदस्त समझ थी। और उनकी सोच बिल्कुल उल्टी थी। उनका मानना था, पैसे के लिए काम मत करो, ऐसा तरीका खोजो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। हाँ, ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो विरोधाभास है, यही इस किताब की आत्मा है। सोचिए, एक ही शहर, लगभग एक ही समय, मौके भी एक जैसे, लेकिन सिर्फ अपनी सोच के वजह से, पैसे को लेकर अपनी समझ के वजह से दोनों के आर्थिक नतीजे जमीन आसमान जितने अलग थे। एक पिता जो इतने पढ़े लिखे थे, वो सारी जिंदगी बिल और कर्जों के बोझ तले दबे रहे, जबकि दूसरे जो औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं थे, वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डिग्रियां हमें अमीर बनना नहीं सिखाती। कियोसाकी के अनुसार बिल्कुल नहीं। डिग्रियां हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती हैं, एक ऐसा विशेषज्ञ जिसे कोई कंपनी नौकरी पर रख सके। मतलब ये हमें किसी और के सिस्टम में एक पुर्जा बनना सिखाती हैं, लेकिन ये हमें खुद का सिस्टम बनाना नहीं सिखाती। यहाँ असली खेल किताबी शिक्षा का नहीं, बल्कि जिसे कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, उसका है। ठीक है, तो इस फाइनेंशियल लिटरेसी का सबसे बड़ा सबक क्या है? अगर इस किताब से सिर्फ एक चीज सीखनी हो तो वो क्या होगी? वो एक चीज होगी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को समझना। और सिर्फ समझना नहीं, उसे अपनी जिंदगी में उतारना। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। किताब कहती है कि एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। बस इतना ही। सुनने में ये बच्चों जैसा सरल लगता है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग के बीच का सारा फर्क इसी एक नियम को न समझने की वजह से है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि कैसे हम आम धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि एक बड़ा घर या एक नई चमचमाती कार
हमारी संपत्ति है, हमारा एसेट है। हम गर्व से कहते हैं कि देखो ये हमारा है, लेकिन क्या ये सच में हमारी जेब में पैसा डाल रहा है? नहीं, असल में तो वो हमारी जेब से पैसा निकाल रहा होता है। घर का लोन, जिसकी ईएमआई हमारी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ले जाती है, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस का खर्चा, ये सब मिलकर एक ऐसा बोझ बन जाता है जो सालों तक हमारी कमाई को खाता रहता है। और कार का तो और भी बुरा हाल है। खरीदते ही उसकी कीमत कम होने लगती है और ऊपर से लोन की ईएमआई, बीमा, पेट्रोल, सर्विसिंग, ये सब लगातार हमारी जेब से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, अंदर नहीं डाल रहे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, खासकर भारत जैसे देश में। यहाँ तो घर खरीदना जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। वो सिर्फ एक मकान नहीं है, वो सामाजिक सुरक्षा है, इज्जत है, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। तो क्या कियोसाकी की ये बात हमारे समाज पर लागू होती है? क्या वो ये कह रहे हैं कि हमें घर खरीदना ही नहीं चाहिए? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा न्यूआंस्ड है। देखिए, कियोसाकी ये नहीं कहते कि घर मत खरीदो। वो कहते हैं कि अपने मुख्य निवास स्थान को, मतलब जिस घर में आप रहते हैं, उसे अपने सबसे बड़ा एसेट समझने की गलती मत करो। उसे एक लायबिलिटी मानो, क्योंकि कैश फ्लो के नजरिए से वो एक लायबिलिटी ही है। हाँ, अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसे किराए पर दे देते हैं और उस किराए से आपकी ईएमआई और सारे खर्चे निकलकर भी आपकी जेब में कुछ पैसा बचता है, तब जाकर वो घर एक एसेट बनता है। अच्छा, फर्क नजरिए का है। समस्या घर नहीं, बल्कि ये सोच है कि एक बड़ी लायबिलिटी खरीदकर हम अमीर हो रहे हैं। तो फिर असली एसेट्स क्या हैं? असली एसेट्स वो हैं जो आपके लिए पैसा कमाते हैं, भले आप एक्टिवली काम ना कर रहे हों। जैसे स्टॉक मार्केट में किया गया निवेश, जहां से आपको डिविडेंड मिलता है, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट जिससे आपको किराया आता हो, एक बिजनेस जो आपके बिना भी चले, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कोई किताब या ऑनलाइन कोर्स जिसकी रॉयल्टी आपको मिलती रहे। बेसिक सिद्धांत ये है, अगर कोई चीज आपके सोते समय भी आपके लिए पैसा नहीं कमा रही है, तो वो आर्थिक रूप से आपकी दोस्त नहीं है, बल्कि एक बोझ है। और यही बोझ हमें उस जाल में फंसाता है जिसे किताब में रैट रेस यानी चूहा दौड़ कहा गया है। ये शब्द मैंने कई बार सुना है। इसका असल में मतलब क्या है? रैट रेस उस चक्र का नाम है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। इसे ऐसे समझिए, आप पढ़ाई करते हैं, आपको नौकरी मिलती है, आप पैसा कमाना शुरू करते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है, आप अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। आप एक बड़ी कार ले लेते हैं, एक बड़ा घर लोन पर ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब इन सब की ईएमआई और बिल चुकाने के लिए आपको उस नौकरी में बने रहना मजबूरी बन जाता है। आप और मेहनत करते हैं, प्रमोशन मिलता है, सैलरी और बढ़ती है और आप अपने खर्चे और बढ़ा लेते हैं। आप उस घूमते हुए पहिए में भागने वाले चूहे की तरह बन जाते हैं, जो भाग तो बहुत तेजी से रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। और हमारा पूरा शिक्षा का सिस्टम हमें इसी रेस के लिए तैयार करता है ना? एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए, मालिक बनने के लिए नहीं। यहीं पर सोच का सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी पूरी जिंदगी सैलरी के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग सैलरी के पीछे नहीं भागते, वो एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि उनके एसेट्स का कॉलम इतना बड़ा हो जाए कि उससे होने वाली कमाई उनके खर्चों से ज्यादा हो। तब वे आर्थिक रूप से आजाद हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी है वो सोच बदलने वाली बात जो किताब में कही गई है। जब भी हम कोई महंगी चीज देखते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? मैं ये नहीं खरीद सकता। ये एक बयान है जो हमारे दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। रिच डैड कहते हैं कि ये गरीब मानसिकता है। तो अमीर मानसिकता क्या कहती है? अमीर मानसिकता सवाल पूछती है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन ये आपके दिमाग को समाधान खोजने के लिए मजबूर कर देता है। शायद आपको कोई नया हुनर सीखना पड़े, या कोई साइड बिजनेस शुरू करना पड़े, या कोई छोटा निवेश करना पड़े जो बढ़कर आपको वो चीज दिला सके। ये सवाल आपको पैसिव होने से रोकता है और एक्टिव बनाता है। आपको संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन क्या ये सोच हमें खतरनाक वित्तीय जोखिम लेने के लिए नहीं उकसा सकती? हर कोई तो बिजनेस का रिस्क नहीं उठा सकता। ये एक बहुत बड़ा डर है और जायज भी है। किताब में जोखिम लेने की बात कही गई है, लेकिन अंधाधुंध नहीं। रिच डैड कहते हैं, जोखिम से बचो मत, उसे मैनेज करना सीखो। उनका मतलब है कि वित्तीय ज्ञान हासिल करो,
निवेश करने से पहले उसके बारे में पढ़ो, समझो। वे कहते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम किसी चीज के बारे में कुछ न जानना और फिर भी उसमें अपना पैसा लगा देना है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपके रिस्क को कम करती है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चलिए अब किताब का एक ईमानदार मूल्यांकन भी करते हैं। इसकी कुछ कमियां भी होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि किताब में कुछ बातें बार बार दोहराई गई हैं। हाँ, ये सच है। किताब थोड़ी दोहराव वाली लग सकती है, लेकिन शायद लेखक का मकसद ही यही था कि इन मूल विचारों को, जो हमारी बरसों की कंडीशनिंग के खिलाफ जाते हैं, पाठक के दिमाग में गहराई तक बिठा दिया जाए। जब आप किसी को ये बताने की कोशिश कर रही हों कि जिस जमीन पर वो खड़ा है वो असल में घूम रही है, तो आपको अपनी बात कई बार और कई तरीकों से कहनी पड़ती है। और इस पर यह भी आरोप लगता है कि इसमें कोई ठोस स्टेप बाय स्टेप सलाह नहीं है। ये नहीं बताते कि कौन सा स्टॉक खरीदे या कहाँ निवेश करे। तो क्या ये सिर्फ एक प्रेरक किताब है जिसमें प्रैक्टिकल ज्ञान की कमी है? मैं इसे ऐसे देखती हूँ, ये किताब आपको क्यों बताती है, कैसे नहीं। ये आपको मछली पकड़ना सिखाती है, न कि सिर्फ एक मछली देती है। अगर कियोसाकी आपको बता देते कि 1997 में किस रियल एस्टेट में निवेश करना है, तो वो जानकारी आज बेकार होती। लेकिन उन्होंने जो सिद्धांत सिखाए, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, कैश फ्लो का महत्व, फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ये वो नींव है जिस पर आप अपनी वित्तीय इमारत खड़ी करते हैं। एक बार जब सोच बदल जाती है तो हमारे काम और हमारे निर्णय अपने आप उस नई सोच के हिसाब से ढलने लगते हैं। और एक और आलोचना है कि इसके ज्यादातर उदाहरण अमेरिकी संदर्भ में हैं। क्या ये भारत के एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सच में मुमकिन है, जहां, जैसा हमने कहा, घर खरीदना एक बहुत बड़ी सामाजिक और भावनात्मक उपलब्धि मानी जाती है? ये सबसे जरूरी सवाल है। देखिए, सिद्धांतों को जस का तस कॉपी नहीं किया जा सकता, उन्हें अपने संदर्भ में ढालना पड़ता है। अमेरिका में रियल एस्टेट के नियम अलग हैं, भारत में अलग, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहता है। भारत में शायद आप तुरंत एक किराए की संपत्ति न खरीद पाएं, लेकिन आप 500 रुपए की SIP से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं। ये भी एक एसेट बनाने की शुरुआत है। आप कोई ऑनलाइन स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। ये भी एक एसेट है जो आपकी कमाई बढ़ाता है। आज के डिजिटल युग में तो एसेट्स बनाने के तरीके और भी बढ़ गए हैं। एक सफल YouTube चैनल या ब्लॉग भी तो एक एसेट ही है। हमें बस उस परिभाषा को अपने माहौल के हिसाब से अपनाना होगा। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत के मुख्य टेकअवेज को समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, सिर्फ मेहनत से काम ना करें, स्मार्ट तरीके से काम करें। मतलब सिर्फ पैसे के लिए अपनी जिंदगी के घंटे ना बेचें, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपके लिए पैसा कमाएं। दूसरा, सिर्फ पैसा ना कमाएं, एसेट्स बनाएं। आपकी कमाई का एक हिस्सा हमेशा उन चीजों में जाना चाहिए जो भविष्य में आपकी जेब में और पैसा डाले। इसे पहले खुद को भुगतान करें का नियम कहते हैं, यानी सैलरी आते ही सबसे पहले निवेश के लिए पैसा अलग निकालें और फिर बाकी बचे हुए से खर्चे चलाएं। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। सही बात है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, आंख बंद करके उस भीड़ का पीछा न करें जो एक सुरक्षित नौकरी के पीछे भाग रही है और अपनी पहली सैलरी से ही EMI का बोझ उठा रही है। क्योंकि अगर वही किया जो सब लोग कर रहे हैं तो नतीजा भी वही मिलेगा जो सबको मिलता है, एक औसत जिंदगी जो शायद आर्थिक चिंताओं से भरी हो। लक्ष्य सिर्फ औसत रहना नहीं है, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, जहां आपको पैसे के लिए काम करने की मजबूरी ना हो, बल्कि आप काम इसलिए करें क्योंकि आपको उसमें मजा आता है। इस प्रीत चर्चा के अंत में एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगी। ये किताब हमें उस हर पारंपरिक वित्तीय सलाह पर सवाल उठाना सिखाती है जिसे हम बचपन से सच मानते आए हैं, जैसे तुम्हारा घर तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है, या पैसा बचाओ और सुरक्षित रहो, या क्रेडिट कार्ड से बचो। एक मिनट, क्रेडिट कार्ड से बचो, ये तो अच्छी सलाह लगती है आमतौर पे। हाँ, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं जिनसे वे उस कर्ज से ज्यादा कमाते हैं, जबकि गरीब लोग कर्ज का इस्तेमाल लायबिलिटीज खरीदने के लिए करते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती हैं। समस्या कर्ज में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले की वित्तीय समझ में है। तो सोचने वाली बात यह है, पैसे से जुड़ी ऐसी कौन सी आम सलाह है जिसका आप हमेशा से पालन करते आ रहे हैं, और क्या ये मुमकिन है कि वही सलाह असल में आपकी आर्थिक आज़ादी के रास्ते में एक लायबिलिटी, एक बोझ बन गई हो? अपने पिछले महीने के बैंक स्टेटमेंट को देखिए और हर खर्चे से पूछिए, तुम एक एसेट थे या एक लायबिलिटी? जवाब आपको चौंका सकता है
और शायद वहीं से असली बदलाव की शुरुआत होगी।